नमस्कार। हमारे लिए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच आज प्रोफेसर मोहनकांत गौतम जी उपस्थित है। मैं कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। माननीय महोदय, कन्या महाविद्यालय 137 वर्ष पुरानी संस्था है। उत्तर भारत की प्राचीनतम नारी शिक्षण संस्था। 1886 में स्थापित ये संस्था 3 शताब्दियों की प्रत्यक्षदर्शी है। ये संस्था स्वाधीनता संग्राम की केवल साक्षी ही नहीं रही, बल्कि उसने उसमें भागीदारी भी की थी। अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को सदैव इसने सुरक्षित रखा है। इस संस्था में 5 राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पधार चुके हैं। 5 प्रधानमंत्रियों ने भी यहाँ पर शिरकत की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री इंद्र कुमार गुजराल। इस संस्था में अमर शहीद भगत सिंह भी आए। आज ये संस्था न केवल भगत सिंह की शरण स्थली है, बल्कि दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी की कर्मस्थली भी रही है। और अगर वर्तमान में देखें तो आज ये संस्था ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त बन चुकी है। हमेशा की तरह आज भी हर क्षेत्र में ये महाविद्यालय सबसे आगे है। यूजीसी की ओर से इसे नैक के 100 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में से पहला स्थान मिला है और डीबीटी की ओर से इसे स्टार कॉलेज की उपाधि भी मिली है। इंडिया टुडे सर्वे हुआ था 2020 में और 21 में भी। इसमें भारत में इस संस्था को नंबर 1 रैंक मिला है। संस्था के इस छोटे से परिचय के साथ मैं आपको हिंदी विभाग का परिचय देना चाहूंगी। इस विभाग में कुल 6 प्राध्यापक कार्यरत हैं और निरंतर शोध में लीन हैं। विभाग के प्राध्यापकों की कुल 30 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। शोध की प्रक्रिया निरंतर जारी है। आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी सर कि विभाग के प्राध्यापकों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। विभाग की ओर से 2004 से उन्मीलन शोध और सृजन नामक शोध पत्रिका प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है। हर वर्ष हम हिंदी समर्पण समारोह का आयोजन करते हैं, हिंदी गरिमा दिवस मनाते हैं और छात्राओं के लिए अंतः कॉलेज, अंतर कॉलेज, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। हमारे पास एक मंच है, नई कलम नए रंग। ये मंच छात्राओं के लिए खुला है, जहां छात्राएं अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी विभाग ने इस वर्ष से अंतरराष्ट्रीय व्याख्यान माला का प्रारंभ किया है, जिसमें नॉर्वे से श्री सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक, अमेरिका से श्रीमती कमलेश चौहान, अमेरिका से ही श्रीमती रचना श्रीवास्तव, कैलिफोर्निया से डॉक्टर वीणा विज उदित विभिन्न विषयों पर अपना व्याख्यान दे चुके हैं और इस संबंध में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। आज आपका व्याख्यान है, हम सुनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। अपने प्राध्यापकों और अपनी छात्राओं को आपसे परिचित करवाते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं आपका परिचय देना चाहूंगी मोहनकांत गौतम जी। तो छात्राओं, प्रोफेसर मोहनकांत गौतम जी लीडन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड से प्रोफेसर हुए हैं। SM यूनिवर्सिटी नीदरलैंड के वाइस ग्लोबल चेयरमैन भी हैं। आप साइंटिफिक कमीशन ऑन इंटरनेशनल एंड कमीशन IUAES तथा WAU के प्रेसिडेंट हैं। WAU संस्था जो है वो यूनेस्को से जुड़ी हुई है। आप IISSA के अध्यक्ष भी हैं, यूरोपियन हिंदी कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आपने भारत में आगरा, लखनऊ, रांची और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लीडन में अध्यापन कार्य भी किया है। आपको अनेक सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इनके यूरोपियन और इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल
डिक्शनरी डायरेक्टरीज ऑफ वर्ल्ड फेमस स्कॉलर्स, वर्ल्ड्स हुज हू शिकागो में जो पत्रिका है उसमें उसकी सूची में एनलिस्टेड है। विश्व हिंदी सम्मान भी आपको मिल चुका है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आपकी 36 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत गौरव की बात है कि आप विदेश में रहकर भी पूरी तरह से भारतीय हैं, विदेश की संस्कृति का आदर करते हैं और आपके 150 से अधिक आलेख हैं जो विभिन्न भाषाओं में हैं और अभी भी छप रहे हैं। आप फिल्म और मीडिया से भी जुड़े हैं। डच ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को आपने भारतीय प्रवासी व्यक्तियों पर फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, संरचनात्मक, नृतत्व विज्ञान, भारतीय प्रवास, मौखिक संस्कृति, म्यूजियोलॉजी, साउथ एशियन ट्रिब्यूनल, ट्राइबल स्टडीज, सोशियोलॉजी, सोशियो लिंग्विस्टिक्स और हिंदी साहित्य में आपकी विशेषज्ञता है। आप अनेक विषयों पर अपने व्याख्यानों से अनेक श्रोताओं को लाभान्वित कर चुके हैं। वर्तमान में आप यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट नीदरलैंड के चांसलर और अध्यक्ष हैं। अभिनंदन के साथ मेरा आपको सादर आमंत्रण। मोहनकांत गौतम जी, कृपया आए और हमारे अध्यापकों और छात्राओं से संबोधित हो। अमृतलाल नागर ऐतिहासिक और सामाजिक चेतना के सेतु विषय पर अपने विचार प्रकट करें। हमें बहुत प्रसन्नता होगी आपको सुनकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मोहनकांत गौतम जी आपके सम्मुख संबोधित। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी आपने बताया है उसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आपकी संस्था और कॉलेज जो भी कहिए 135 वर्ष पुराना हो चुका है, तो जो इतिहास के पन्ने आपके कॉलेज से गुजरे हैं, और जैसे कि आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर्स भी आ चुके हैं, सब में प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं, तो एक तरह से आपकी कन्या महाविद्यालय जो जालंधर में है ये काफी विख्यात है। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं पंजाब तो गया हूँ लेकिन बहुत नहीं घूमा हूँ। तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला में जो मैं विषय अमृतलाल नागर पे बताना चाहूंगा, हालांकि वो भी बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन आपने जो ये आयोजन किया है उसके लिए मैं आपको विनोद कालरा जी को धन्यवाद देता हूँ। और भी बहुत से लोग हैं, अगर मैं उनका नाम भूल रहा हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं नागर जी को लेके, अमृतलाल नागर जी को लेके कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। सब उनके उपन्यास और कहानियों के बारे में तो नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और अगर वो कुछ हजारों पृष्ठों में होगा तो उतना तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा वो क्या कहना चाहते थे और कहाँ तक वो अपने हिंदी में और भारतीय संस्कृति में कैसे सेतु बनकर रहे हैं। इतिहास, हिंदी लेखन और बहुत से विषय हैं जिनको हम ले सकते हैं। तो इसके बारे में जो सबसे पहले जो मैं यही बताऊंगा कि परिवार में अमृतलाल नागर क्या थे। उनका जन्म तो 1916 में हुआ था और 1990 में उनका देहांत भी हो गया। मैं उनको अच्छी तरह से जानता था, वो इसलिए कि जब मैं एंथ्रोपोलॉजी या नृतत्व विज्ञान लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी था, पढ़ाया भी था, तो इनके दो लड़के थे, शरद नागर जो कि वैज्ञानिक थे और कुमुद नागर। और कुमुद नागर अधिकतर रंगमंच में व्यस्त रहते थे।
तो वो उस विभाग के विद्यार्थी थे और मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। और समझिए कि हर सप्ताह मैं उनके पास उनके घर जाता था, नागर जी से मिलता था, उनकी माँ बा से मिलता था, और सब लोग जो उनके आते थे उनसे भी मिलता था। तो इस तरह से मेरा उनके साथ संपर्क हुआ। और दूसरी बात ये, जो कि जैनेन्द्र के बाद हम उनका नाम ले सकते हैं, कि वो स्वयं नहीं लिखते थे, वो विद्यार्थियों को बुला लिया करते थे। जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते थे, 4-5 विद्यार्थी होते थे, और जो भी वो लिखना चाहते थे उसको बोल बोल कर वो बताते जाते थे और विद्यार्थी लिखते जाते। और जब पूरी उनकी कथा या उपन्यास खत्म हो जाता था तो उसके एक बार पढ़ लेते थे और फिर वो प्रकाशन के लिए चला जाता था। इस तरह का काम लोग कहते हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी ने किया था और इन्होंने भी किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पान के बड़े शौकीन थे, तो पान वगैरह तो खाते ही थे, लेकिन बीच बीच में जब भी टेलीफोन आते रहते थे सब लोगों से बात करते थे। और कभी कभी मैंने देखा कि एक दिन में 4-4, 5-5 कहानियां या जो भी कुछ कहिए वो लिखवाते रहते थे। तो उनका जो कहने का जो तरीका था बिल्कुल दूसरे तरीके का था, और सबसे मिलकर रहते थे। और वो साहित्य और संस्कृति को लेकर जो बात कहना चाहते थे वो यही थी कि हम किस तरह से साहित्य को समझें, यथार्थ को समझें और संस्कृति को आगे बढ़ाएं। एक तरह से बहुवर्णीय स्वरूप से वो साहित्य को देखते थे। और इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने भारत में रहकर राष्ट्रीयता के साथ जो सामाजिक चेतना है उसको विकसित किया, उसको यथार्थ में उजागर किया। वैसे तो अमृतलाल नागर जी, मैं भी उनको अंकिल ही कहता था। उन्होंने 1928 में लिखना आरंभ किया था, लेकिन वो जो भी कुछ उन्होंने लिखा वो छप नहीं पाया। और छपने के लिए किसी न किसी की सिफारिश की भी आवश्यकता होती थी, जैसे कि मुझको उन्होंने बताया था, लेकिन वो सिफारिश में विश्वास नहीं करते थे। तो अब राजपाल एंड सन्स ने उनके बारे में बहुत लिखा है। लिखा मतलब उनके उपन्यास छापे हैं, कहानियां छापी हैं, और एक बड़ी अच्छी पुस्तक संकलन में आई है, 1000 अफसाने, एक दिल 1000 अफसाने, और ये 2001 में आई थी। 175 इसमें कहानियां हैं। और 1933 से उन्होंने फिर लिखना आरंभ कर दिया था, जो कि छपा भी था। और 1982 तक इसमें कहानियां संकलित हैं। अगर अवकाश हो तो इसमें से कुछ कहानियां पढ़ सकते हैं, जो कि ऐतिहासिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं। और उनको पढ़कर आप एक बात का पता लगा सकते हैं कि जो संघर्ष उन्होंने किया था, जो लेखकों में एक कुंठा सी थी कि परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, उस परिवर्तन को उन्होंने जो रीति रिवाज है उनके साथ संबंध रखकर सामने रखा था। और इसमें इनकी जो पहली कहानी तो 1930 में छपी थी, लेकिन नहीं छपी नहीं थी, उसको तो बंद कर दिया था कि हम नहीं छापेंगे, मुझे याद है। और एक उनका जो स्टाइल शैली थी वो हृदय चंडी प्रसाद एक होते थे, और बाद में उन्होंने जयशंकर प्रसाद की भी शैली अपनाई।
लेकिन फिर भी लोग नहीं चाहते थे कि उनकी कहानियां छपें। लेकिन जब 33 के आसपास कहानियां छपना शुरू हुआ तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि प्रेमचंद उनके एक तरह से आदर्श थे और वो उस आदर्श को लेके वो आगे बढ़े, क्योंकि प्रेमचंद को उन्होंने जब अपनी पहली कहानी भेजी थी तो उन्होंने ये कहा, आपकी कहानियां बहुत अच्छी हैं लेकिन यथार्थ को लेके लिखिए। उसके बाद फिर वो बदल गए और इसीलिए उन्होंने एक कहानी लिखी थी जो एक दिल हजार अफसाने में अभी है, शकीला की माँ। इस कहानी को लोगों ने बहुत पसंद किया और उनको यही सलाह शरदचंद जो कलकत्ते में थे उन्होंने भी दी थी। वैसे वो पहले तो छायावादी भी थे लेकिन बाद में परिवर्तित हो गए थे। तो शकीला की माँ बहुत ही यथार्थवादी कहानी रही है और उसको निराला ने भी पसंद किया था और कहा था आप बहुत अच्छा लिखते हैं और लिखते रहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना नाम अमृतलाल नागर से नहीं लिखते थे। उन्होंने एक दूसरा नाम उपनाम रख रखा था, मेघराज। उस नाम से वो कहानियां लिखते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला उपन्यास इनका सामने आया उसने इनको विश्व का विख्याति लेखक बनाया और ये था बूंद और समुद्र। और ये इन्होंने 53 में लिखना शुरू किया था और 53 में शुरू का 56 में समाप्त भी हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक को, ये बहुत अच्छी पुस्तक, बड़ी मोटी पुस्तक है और इसमें जो है इसका अनुवाद रूसी भाषा में हुआ। जब इसका अनुवाद रूसी भाषा में हुआ तब एक भारत में ये पता पड़ा कि अमृतलाल नागर नाम के एक हिंदी के लेखक भी हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं और सामाजिक चेतना को भी सामने रखते हैं और अंधविश्वास, रीत रिवाज, शादियां, जो भी कुछ हो सकता है उस सब को सामने लाते हैं। तो मैंने पढ़ा था, उन्होंने मुझे दी थी और जब मैं लखनऊ में विद्यार्थी था, लेकिन उसके बाद अकाल नाम से फिर फिल्म आपके वो अंग्रेजों ने ले लिया आपस में और शतरंज में कह रहे हैं देखो। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि अंग्रेज लोग अब लखनऊ में इतने आगे बढ़ गए हैं। वो बहुत अच्छी कहानी है और बहुत अच्छी है, उसको आप पढ़ें अगर समय हो तब। इसके अलावा एक और कहानी थी जो कि घर को लेके चली, सुहाग की नूपुर, बहुत अच्छी कहानी की, वो भी उपन्यास था। लेकिन 1966 में जब इन्होंने एक उपन्यास लिखा अमृत और विष, और इसको तो भारत में बहुत पसंद किया गया और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था जहां तक मैं जानता हूँ। लिखा तो उन्होंने बहुत, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एक था नैमिषारण्य,
नैमिषारण्य, मानस का हंस, खंजन नयन, ये तो तुलसीदास और सूरदास पर थी। और छोटे छोटे उन्होंने लिखे। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो भी कुछ किया वो इसलिए किया कि उन्होंने इस्तीफा भी ले लिया था। हालांकि एक उपन्यास अपने भाई के नाम से, धर्मवीर भारती को भी उन्होंने, कहने का मतलब है कि वो रहे तो अपने हिसाब से था। नागर जी का और वहां किस किस तरह से आगे लिखना है, क्या करना है, एक गदर के फूल करके उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसको तो इतना डिटेल में लिखा है उन्होंने। अगर आप उसको पढ़ें तो ऐतिहासिक जो इतिहासकार हैं वो भी नहीं लिख सकते। और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, क्योंकि भाषा बहुत जानते थे, गुजराती उनकी मातृभाषा थी और रहते थे, आगरे में रहे हैं, तो विरासत की अवधी और बंगाली, मराठी, संस्कृत और भाषाएं भी वो जानते थे और उन भाषाओं में पढ़ते थे और पढ़ने के बाद में कहते थे ऐसा हुआ होगा। तो इस तरह से वो अपना काम करते थे। और एक बात और कहूंगा कि जब गांधी जी भारत पहुंच गए तो गांधी जी के या नेहरू थे उसमें, और एक जुलूस पर भी लाठी, लेकिन करो वो बिल्कुल साफ करो, ईमानदारी से करो। अगर ईमानदारी से करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो इसलिए गांधी के जब फॉलोअर बन गए और प्रेमचंद को तो मानते ही थे, तो ब्रिज में उसमें अवधि में इन्होंने कहा हम तो खद्दर से लाइबे स्वराज, हमारा कोई का करी। मतलब खद्दर वो पहनना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो ये साइमन कमीशन की बात मैंने आपको बताई। लेकिन एक बात वो हमेशा कहते थे, कम से कम दिन में 10 बार कहते थे, मैंने सुना उनको कहते हुए। वो कहते थे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। तो इसलिए वो सबके साथ मिलकर काम करते थे और ये बहुत बड़ी बात थी। और इनके दोस्तों में आगरे का एक सर्किल, इन्होंने एक चकल्लस करके भी उपन्यास वो निकाला था, समाचार, उसमें बहुत कुछ लिखते थे। और वो भी लखनऊ में ही हुआ था, जिसमें जान पहचाने वाले लोग, उनके मित्र जो भी हो सकते हैं हिंदी के, वो थे। रामविलास शर्मा भी थे, जो कि बाद में आगरे में बलवंत राजपूत कॉलेज में चले गए और समीक्षा में उनका तो बहुत नाम रहा है। रांगे राघव भी रहे, नरोत्तम प्रसाद थे। वैसे तो जोश मलियावादी, शौकत खान भी, सभी को वो जानते थे, अच्छे उनसे संबंध थे। और जहां तक मैं समझता हूँ, जैनेन्द्र कुमार, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, शिव पूजन सहाय, नंद दुलारे वाजपेयी, सियाराम शरण गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इस सभी से इनकी अच्छी खासी
मुलाकात थी और आपस में ये बैठ के तो बहुत कुछ विचार विमर्श करते रहते थे कि हम आगे क्या करें। हाँ, यही हुआ कि भारत की स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के समय पर फिर ये बम्बई चले गए और बम्बई में जाके इन्होंने रंगमंची तो थे ही कि उनके पिताजी भी रंगमंची थे, फिल्में भी बनाई, संवाद और सिनेरियो में बहुत आगे बढ़े। उसमें एक दो चार मैं नाम बता दूं। एक पहली जो इनकी फिल्म थी आगे कदम, साउंड स्टूडियो ने बनाई थी, और इसके अलावा बाद में संगम, किसी से न कहना, कुमारा बाप किशोर साहू की थी। इस तरह से उन्होंने बहुत काम किया था। लेकिन जो बात कहूंगा वो यही, जैसे कि मैंने कहा, वो सेतु थे। सेतु इसलिए थे कि वो जो पुरानी हिंदी हो सकती थी, साहित्य हो सकता, उसके बारे में बहुत जानते थे। और उसमें उनके मित्रों में तो एक ज्ञानचंद्र जैन भी थे, जो कि नवजीवन के संपादक भी रहे हैं। और इसके अतिरिक्त किशोरीलाल गोस्वामी, तो प्रेमचंद से पहले की बात है, उनको बहुत मानते थे। मेहता लज्जाराम शर्मा को मानते थे, बंकिम चंद्र देवी चौधनानी को मानते थे, और लाला श्रीनिवास दास जिन्होंने परीक्षा गुरु लिखी थी, श्रद्धाराम फिलौरी जिन्होंने भाग्यवती लिखी थी, गोपाल राम गहमरी जिन्होंने नई बाबू लिखी थी, और देवकी नंदन खत्री जिन्होंने बहुत कुछ काम किया तिलस्म को लेके, उसको लेकर भी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। असल में सच पूछा जाए तो देवकी नंदन खत्री की वजह से ही वो हिंदी में आए। पिताजी भी इनके नाराज होते थे इसलिए कि ये मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर थे। लेकिन कमजोर हो या न हो, एक नई लाइन निकली हिंदी की उनकी, और वो तिलस्म से ही इनको प्रेरणा मिली थी। और उसके साथ साथ किस्सा गोई, उसमें भूतनाथ वगैरह, ये चंद्रकांता संतति, इस सब को भी उन्होंने लिया। लेकिन इस तरह से उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ पढ़ा। जैसे सरस्वती में जो कहानियां आती थी, इंदुमती ने पहली कहानी लिखी थी शायद, और भगवान दीन ने भी लिखा था, बंगवाला एक होती थी 1907 वाला पर लिखा। तो ये सब उन्होंने काम किया। और वैसे 1909 में राखी बंद करके ब्रह्मलाल वर्मा की एक ऐतिहासिक कहानी आई थी, उसी से उनको प्रेरणा मिली कि इतिहास की तरफ भी आगे बढ़ना है। और सरस्वती में माधव प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये सभी को लेकर वो आगे बढ़े। तो ये था इनका पहला फेज या पहला दशक हिंदी को समझने के लिए। उसके बाद तो फिर दूसरा दशक आरंभ आज हो जाता है, जिसमें राजा राधिका रमन, प्रसाद सिंह, बालकृष्ण शर्मा, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक, इस तरह से लोग आए। पद्मलाल, पन्नालाल बख्शी भी थे। तो ये सरस्वती और हिंदू में जो भी कुछ लिखा गया था उसको ये पढ़ते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी से भी ये काफी प्रभावित थे। और इस प्रभाव में उन्होंने जो सबसे बड़ी अच्छी बात की कि अंग्रेजों, ये पश्चिम देशों के टॉलस्टॉय, गोर्की, इस पर भी काम, मोपासां, इस पर भी उन्होंने काम किया था, उस पर भी उन्होंने लिखा था। लेकिन प्रसाद को भी बहुत मानते थे, और प्रसाद के साथ जैनेन्द्र को भी ये बहुत मानते थे। और इसमें इनके जान पहचान वालों में भी थे, मैं नाम दो चार दूंगा क्योंकि उनके बारे में पूरा तो नहीं बता सकता। भगवती चरण वर्मा, वे तो लखनऊ में ही थे। भगवती प्रसाद वाजपेयी,
शत्रुसेन शास्त्री, पांडे बेचंद शर्मा उग्र, विनोद शंकर, बहुत से लोग हैं। और जहां पर मनोवैज्ञानिक इलाचंद जोशी वगैरह, मैं भी उनके घर पे बहुत से लोगों को मिला था। खैर, कहने का मेरा मतलब ये है कि बाद में 60 के बाद में एक नया दशक इनके लिए आया। दशक तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक पीरियड आया और उसमें इनकी मुलाकात में मार्क्सवादी नेता भी आए और साथ में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने फ्रॉइड को लेकर आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, जैसे इलाचंद जोशी थे। मार्क्सिस्ट में या मार्क्सवादी में अज्ञेय थे, यशपाल थे और बहुत से लोग थे। लेकिन इसके बाद फिर जो आखिरी पीरियड जो आया, जो उनके साथ चलता रहा, उसमें तो विष्णु प्रभाकर भी थे, अमृत राय भी थे और रांघेय राघव, और ये तो इनके आगरा के मित्र थे। आगरा इनमें इनकी मीटिंग होती थी, उसके बारे में मेरी कभी बातें भी हुई थी राजेंद्र यादव से। तो उन्होंने कहा कि वो 1 साल आगरा रहे थे, वो सबको जानते थे, किस किस तरह से मीटिंग होती थी, क्या क्या होता था। तो वो भी इनका एक बाहर जाने का रूप रहा। और प्रगतिशील जो लेखक संघ बना हुआ था, उसको उन्होंने यथार्थवाद में लेकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी स्वतंत्रता हो जाने के बाद भारत में भी लेखक चाहते थे कि एक नया विश्लेषण हो, एक नया परिवर्तन हो, और वो परिवर्तन यथार्थवाद से भी आ सकता था। इसलिए जो नई पीढ़ी सामने आई, उसमें धर्मवीर भारती थे और मोहन राकेश थे, राजेंद्र यादव का मैंने नाम अभी लिया ही है, मार्कंडेय थे, कमलेश्वर थे। लेकिन इन्होंने कुछ और भी काम किया। जो नए नाम की पीढ़ी में भीष्म सहानी, हरिशंकर परसाई, शेखर जोशी, बहुत से लोग, शैलेश मटियानी, मैं नाम तो बहुत बता सकता हूँ। लेकिन एक बात इसमें और आई, वो ये कि जब आंचलिक साहित्य एक आया बाद में, तो आंचलिक साहित्य की शुरुआत तो इन्होंने बूंद और समुद्र से ही कर दी थी कि मोहल्ला भी एक अंचल हो सकता है। फणीन्द्रनाथ रेणु ने तो बहुत कुछ उस पर काम भी किया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने शुरुआत की जो आगे बढ़ी। इसमें आपके गिरिराज किशोर भी आ जाते हैं, गंगा प्रसाद विमल भी आ जाते हैं, महेंद्र भल्ला, काशीनाथ सिंह, बहुत से लोग हैं, सबके तो नाम नहीं बता सकता। हालांकि बाहर जो भारत से हो रहा था, उसमें भी इन्होंने कुछ लोगों के बारे में पढ़ा था, उषा प्रियमंदा के बारे में भी देखा था, और कृष्णा सोपती, शिवानी, मनु भंडारी, इन सबको वो पढ़ चुके थे। तो मैं यही कहना चाहता था कि प्रेमचंद और प्रेमचंद से पहले जो भी कुछ हुआ, यानी 1960 से जो पहले भी हुआ, वो देख चुके थे, पढ़ चुके थे और उस पर कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे, और वो परिवर्तन लाए भी। और परिवर्तन के लिए इन्होंने सब कुछ पढ़ा, और इसीलिए मैंने जो सठोत्तरी में जो पीढ़ी आई, उसमें जिन लोगों ने काम किया, इसमें इनका भी हाथ था। लोग तो मुझसे कहते थे कि भाई मैं तो चाहूंगा, ये बात बता रहा हूँ मैं नए लेखकों की, कि भाई कहीं न कहीं हमारी मुलाकात अमृतलाल नागर से भी हो। उसमें कोई बुरी बात नहीं। 2-4 मीटिंग्स में मैं भी गया था, जिसमें नागर साहब ही नहीं और भी लोग थे। एक मीटिंग थी, मैं बात बताऊंगा,
क्योंकि उनकी उम्र तो ज्यादा थी। कोई यूपी का मिनिस्टर आया था, उसमें भगत चरण वर्मा, यशपाल, पता नहीं कौन कौन आए थे। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात हुई वो यही हुई कि लोगों ने उन मिनिस्टर साहब के पैर छुए, अमृतलाल नागर ने पैर नहीं छुए। उसके बाद अमृतलाल ने कहा कि देखिए भाई, आप तो मुझसे बहुत छोटे हैं, मैं तो आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ और मैं ये पैर छूने की बात नहीं करता। बाद में वो मिनिस्टर साहब जब बोले तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नागर साहब ने बिल्कुल ठीक किया, मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ और ये वो। तो कहने का मतलब है कि एक रीत रिवाज को लेके वो आगे चलते थे। प्रगतिवादी तो थे ही, लेकिन यही था कि वो चरित्र प्रधान को लेके आगे चलते थे अपने उपन्यासों में। देखिएगा, वो वातावरण नहीं, घटना नहीं, और भाषा भी उनकी मिली जुली थी, जहां जहां जाते थे उसको वो ले लेते थे। तो इसमें राहुल सांस्कृतायन भी उनको बहुत मानते थे और बहुत से लोग थे इसमें। मैं नाम सबका तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं सब तो नहीं उनके उपन्यासों के बारे में बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर समय होता तो शायद मैं बहुत कुछ आपको बता सकता था कि उसमें क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जो रिश्ते में बदलाव आए, तो ये रिश्ते में बदलाव तो उनके बूंद और समुद्र से ही आए, जिसमें कि उसमें उन्होंने मोहल्ले के लोगों को लेके एक तरह सा मोहल्ले को आंचल मैं कहूँगा, उसको लेके वो आगे बढ़े। तो जो होता था वो अब भी हो रहा है और इसको उन्होंने बिल्कुल सामने रखा और इसी को लेके वो आगे बढ़े। घर घर में क्या होता है, घर घर में क्या समस्याएं होती हैं, नंद और ये सास के जो झगड़े होते हैं, झगड़े ही मैं कहूँगा, एक तरह के समय बर्बाद होता है, उसको लेके भी उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो 2 उपन्यास लिखे, आप पढ़िए अगर आपको समय मिले। एक तो था ये मानस का हंस, जो गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर है और राम के ऊपर है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें एक अजीब सा लगेगा कि उन्होंने तो बहुत ही नई चीजें सामने लोगों के रखी। एक बात तो ये चाहते थे कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, कम से कम राम में तो विश्वास करते हैं, लेकिन राम के उसको लिखने के लिए भी इनके सामने बहुत समस्याएं आ गई थी। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ दिखाया जाए। सीही जो दिल्ली के आसपास कहीं है या पारसोली दिखाया जाए, तो उसमें उन्होंने काफी पढ़ा था। 5 राम के इस पे चरित्र पर जो है कुछ लिखा गया है और उसमें उन्होंने दूसरी बात ये भी थी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास जी का इस पर भी लिखा गया। इस पर भी कुछ लोग तो कहते हैं राजापुर में हुआ, माता प्रसाद गुप्त कहते हैं। एक और थे, मेरे अध्यापक भी थे वो, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज, तो कहते हैं शुक्र क्षेत्र था। खैर, कहने का मतलब ये है कि जो चीजें सामने आई वो पहले पढ़ते थे, समझते थे। इसीलिए जो काशी का इतिहास डॉक्टर मोतीचंद ने लिखा था वो पढ़ चुके थे। इसी तरह राहुल सांस्कृतायन ने भी एक अकबर नाम से एक पुस्तक लिखी, वो भी पढ़ चुके थे। बहुत कुछ उन्होंने इनमें देखा था। लेकिन जो दूसरा एक उपन्यास लिखा मानस के हंस के अलावा, वो था खंजन नयन। खंजन नयन सूरदास के ऊपर है और सूरदास की जब भी मैंने शुरू किया था कि वो सीही थी या पारसोली थी, उसको लेके उन्होंने वो लिखा था। लेकिन इसमें उन्होंने इतिहासकारों की बातें भी देखी थी।
एक और उपन्यास है, अगर समय मिले तो आप देखिए, नाचो बहुत गोपाला। अगर जात प्रथा को आप समझना चाहते, जो कि इन्होंने बहुत सोच कर लिखी थी ये पुस्तक, उसको पढ़िए तो पता पड़ जाएगा कि किस तरह से जात प्रथा हमारे यहाँ आई और लोग थोड़े से कट्टर और अंधविश्वासी हो गए। लेकिन ये तो कहने के लिए मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन एक सबसे अच्छी जो जो दो आखिरी पुस्तक उन्होंने लिखी, एक तो थी ये करवट और दूसरी थी पीढ़ियां। पीढ़ियां जी पीढ़ियां शायद उपन्यास ये भी इनसे ही निकले हैं, आपके राजकमल प्रकाशन से। तो करवट में जो ये कहना चाहता है, इन्होंने खत्री जाति को लेकर मोहन जी, बच्चों की एक्चुअली है मोहन का जी, माफ कीजिएगा मैं आपको तंग कर रही हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स की क्योंकि बस जानी है कॉलेज की, तो अगर आप अपना वक्तव्य समय पर समाप्त कर देंगे तो बहुत अच्छा। नहीं, मैं समाप्त कर रहा हूँ। जी जी धन्यवाद। तो मैं ये बता रहा था कि जो इनके जो आखिरी दो उपन्यास हैं, करवट और पीढ़ियां, अगर आप इनको देखें तो इन्होंने खत्री जाति को लेकर लखनऊ में क्या हुआ, कैसे स्वदेशी आंदोलन आए, कैसे राष्ट्रीयता का जन्म हुआ, इसको इन्होंने लिखा है। और उस समय के जो बहुत से मुख्य खत्री लोग थे, उनसे भी इन्होंने बात की, उनसे कुछ पत्र वगैरह भी इनके पास रहे होंगे, वो इन्होंने किया। तो ये दोनों पुस्तकें जो है 1854 से 1902 के पीरियड को लेके चलती हैं, लेकिन आगे भी चली हैं। तो इसमें ये इनके 1990 में इनका देहांत हो गया था। उससे पहले ही ये दो पुस्तकें तैयार हुई थी, लेकिन जो दूसरी पुस्तक है वो तो 1990 के बाद छपी थी, क्योंकि तब तक ये जा चुकी थी। और एक बात बताऊंगा, इन दोनों उपन्यासों को लिखने में उनको प्रेरणा भी मिली और दुख भी हुआ, और वो इसलिए कि उनकी पत्नी का देहांत 1985 में हो गया, तो वो अकेले पड़ गए। हाँ, जो इनके सहपाठी थे ज्ञानचंद्र जैन, उन्होंने इनकी बहुत सहायता की, और उसकी वजह से ही ये आगे बढ़े और इन्होंने बहुत कुछ किया। बस मैं यही समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं उपन्यासों को लेकर चलूंगा फिर तो ये बहुत बड़ा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद कालरा जी, आपने मुझे समय दिया। मैम आपका म्यूट है। बहुत वरना नहीं, बहुत। मैं देख। अब ठीक है सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी आपकी जी। आवाज। मोहनकांत गौतम जी, मैं आपने अमृतलाल नागर जो कि बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनके साहित्य के ऐतिहासिक और सामाजिक पक्ष को अत्यंत सरलता से छात्राओं के समक्ष प्रस्तुत किया। मैं आपकी विशेष आभारी हूँ। अमृतलाल नागर जी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने उपन्यास, कहानियां, नाटक, रेडियो नाटक, व्यंग्य, आत्मवर्क लेखन पर अपनी कलम चलाई है, और बाल साहित्य भी लिखा, अनुवाद भी किया और संपादन के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। उपन्यास के क्षेत्र में इन्हें सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई। ऐसे रचनाकार को हम श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। मैं अब अपने प्राध्यापकों, अन्य महाविद्यालयों से जुड़े एवं कृपया पूछते हैं।
कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर उनके साथ में जो बहुत बड़े बड़े लेखक जिनके नाम कौशिक जी, नंदुलारे वाजपेयी, ये जितने भी नाम आपने लिए हैं, जैनेन्द्र जी के का भी नाम दिया है, हमें तो पता ही नहीं था जैनेन्द्र जी के इस पक्ष का। वो स्वयं नहीं लिखा करते थे, बल्कि खुद विद्यार्थी लिखा करते थे। ये इस पक्ष से हम अपरिचित थे। तो अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो, जिज्ञासा हो, तो वो पूछ सकते हैं। सर, आपका लेक्चर, आपका व्याख्यान इतना बढ़िया था कि लगता ही नहीं है कि किया छात्र छात्राओं को शायद ही कोई शंका रहेगी हो। हाँ, इसका हम तो इसलिए उन्होंने इतना कुछ लिखा, लेकिन सारा तो हम नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन फिर भी मोहन कांत जी, आपके प्रति हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत थोड़े से समय में इस बड़े साहित्यकार के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब सर, हाँ, अब तो आ रही है। अब आ रही है जी? हाँ जी जी। हाँ, ठीक है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ छात्राओं का, जिन्होंने धैर्यपूर्वक सुना और चिंतन तथा मनन किया। तकनीकी स्तर पर जुड़े रहने के लिए शशि मंडल जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। और मैं इसी आशा के साथ एक दूसरे से बातचीत करेंगे। मोहन कांत गौतम जी, जब आप भारत आए तो जालंधर जरूर आइएगा। हम आपको सुनना चाहेंगे, साक्षात आपके दर्शन करना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार। हम पुनः मिलेंगे व्याख्यान माला के अंतर्गत। बहुत 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 शुक्रिया। आभार, बहुत बहुत आभार आपको भी। और शशि जब मंडल को भी फोन कर। जालंधर आने का अवसर मिलेगा, आप लोगों के दर्शन करने के लिए अवश्य आऊंगा। शशि मंडल, हाँ।